हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 24 दिसंबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और इस न्यूज़पेपर के नोट्स भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसके अंदर बताया है गवर्नमेंट ने कि वो 81 करोड़ पीपल्स को फ्री फूड ग्रेन देंगे 1 साल के लिए, और ये सिर्फ उनको दिया जाएगा जो कवर हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और वही इसका क्या होंगे फ़ायदा उठाएंगे। और इसका पूरा का पूरा खर्चा जो आएगा वो 2 लाख करोड़ का आएगा। फूड मिनिस्ट्री ने इसको टर्म दिए एक अनोदर रिमार्केबल डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यूनियन कैबिनेट ने फ्राइडे को डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड कराएंगे फ्री फूड ग्रेन टू ऑल 81 करोड़ बेनिफिशरीज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। अब हमने इशू तो देख लिया और इसके अंदर कितना खर्चा होगा, 2 लाख करोड़ का खर्चा होगा। अब हमने इशू तो देख लिया, अब हमें क्या देखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हमें जानना है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो ये 2013 का एक्ट है। इसको हम और भी बोलते हैं राइट टू फूड एक्ट भी हम इसको बोलते हैं। ये एक इंडियन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का है जिसका एम है कि वो प्रोवाइड कराए सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशंस को 1.32 बिलियन पीपल्स को। इसको साइन किया गया था 12 सितंबर 2013 में और इसको रिट्रोएक्टिव ये हुआ 5 जुलाई 2013 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करें तो एक कवर करता है लीगल एंटाइटलमेंट्स को फॉर एग्जिस्टिंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम, ये किसको इंक्लूड करता है, मिड डे मील स्कीम्स को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम को और पीडीएस स्कीम को, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। फर्दर एनएफएसए को 2013 में रिकॉग्नाइज किया गया मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को, मिड डे मील स्कीम एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। मतलब 2013 में इसके अंदर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को भी जोड़ दिया गया। आर यूनिवर्सल इन नेचर वेयर एज द पीडीएस विल रीच अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 75% इन रूरल एरियाज एंड 50% इन अर्बन एरियाज। तो इसके अंदर क्या होगा, पीडीएस सिस्टम के अंदर ये क्या होगा, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुंचेगा जिसके अंदर 75% रूरल एरियाज आएंगे और 50% अर्बन एरियाज आएंगे। अगर इस बिल के प्रोविजंस की बात करें तो इसके बेनिफिशरीज ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर एंटाइटल टू 5 किलोग्राम, उन्हें क्या मिलेगा पर पर्सन को पर मंथ सैलरीज मिलेंगी एट द फॉलोइंग प्राइस। ये प्राइस दिए गए हैं नीचे। राइस कितने प्राइस पर मिलेगा, 3 रुपये पर किलो, और वीट कितने पर मिलेगा, वीट मिलेगा 2 रुपये पर किलो, और कोर्सेज ग्रेन्स मिलेट्स कितने पर मिलेंगे, 1 रुपये पर किलो। प्रेग्नेंट वीमेन लैक्टेड इन मदर्स एंड सर्टन कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर डेली फ्री सेरेलस, मतलब उन्हें फ्री भी सेरेलस मिल सकता है प्रेग्नेंट वीमेंस को, लैक्टेटिंग मदर्स को और सर्टन कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रंस को। द बिल हैज़ बीन हाईली कंट्रोवर्सल, इस बिल की क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में ऑन 22 दिसंबर 2011 में। प्रोमलगेटेड एज एन प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था। क्या था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था ऑन 5 जुलाई 2013 एंड इनेक्ट किया गया इसको लॉ के अंदर। ये फिर एक्ट बन गया 12 सितंबर 2013 में। ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस लॉ एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 डिस्ट्रिक्ट में फ्रॉम 17 नवंबर 2015 से, और असम गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया 24 दिसंबर 2015 से। अब इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो कवरेज एंड एंटाइटलमेंट अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप टू 79.56% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इसके अंदर आएंगे और 64.43% अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होंगी। विद यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट ऑफ एन 5 kg पर पर्सन पर मंथ क्या होगा, सबको राइस मिलेगा, सबको फूड ग्रेन मिलेगी। सिंस अंत्योदय अन्न योजना भी है एक हाउस होल्ड्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स एंड आर प्रेजेंटली एंटाइटल टू 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय अन्न योजना, उसके अंदर पूरे के पूरे हाउस होल्ड्स को 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ क्या मिलता है, फूड ग्रेन मिलता है। एंटाइटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग AAY हाउस होल्ड विल बी प्रोटेक्टेड 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। मतलब जो AAY हाउस होल्ड्स के अंदर हैं उनको 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ तो मिलेगा ही, लेकिन ये भी मिलेगा जो
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आएंगे। स्टेट वाइज कवरेज की बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल इंडियन कवरेज ऑफ 75%, 50% इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में इसको कवर किया जाएगा। स्टेट वाइज कवरेज डिटरमाइन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्लानिंग कमीशन हैज़ डिटरमाइन द स्टेट वाइज कवरेज बाय यूजिंग द NSS household consumption survey data for 2011 and 12. Subsidized price under TPDS and other their revisions. Food grain under TPDS will be made available at subsidized price, मतलब 321 पर क्या होगा, राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन्स मिल जाएंगे फॉर ए पीरियड ऑफ इन 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देयर आफ्टर प्राइस को सूटेबल किया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर इन केस एनी स्टेट एलोकेशन अंडर द एक्ट इज लोअर देन अदर देयर करंट एलोकेशन। इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा लेवल ऑफ एवरेज ऑफ टेक अंडर नॉर्मल TPDS ड्यूरिंग लास्ट 3 years एट द प्राइस ऑफ द डिटरमाइन, जो प्राइस डिटरमाइन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जिस्टिंग प्राइस फॉर APL हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल रेट 6.10 per kg for wheat or 8.30 per kg for rice and has been determined at an issue prices for the additional allocations to protect the average offtake during last 3 years. आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड की कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी जो इसके अंदर कवर होंगे विद इन द कवरेज अंडर TPDS डिटरमाइंड फॉर ईच स्टेट। वर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एलिजिबल होगा हाउसहोल्ड्स के लिए जो स्टेट और यूटीज करेंगी। न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगी वीमेंस और चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंटिंग वीमेंस को, लैक्टेटिंग मदर्स को और चिल्ड्रंस को इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 14 years विल बी एंटाइटल्ड टू मील्स एज पर ए prescribed न्यूट्रिशनल नॉर्म्स अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड मिड डे मील स्कीम्स। हाईली न्यूट्रिशन नॉर्म्स मिलेगा जो मलन्यूरिज्ड चिल्ड्रंस होते हैं 6 years ऑफ एज के। मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा प्रेग्नेंट वीमेंस लैक्टेटिंग मदर्स को, जो इसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट्स को 6,000 से कम तक ले सकती है। वीमेन एम्पावरमेंट होगा इससे, यानी कि एल्डेस्ट वीमेंस ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 years और अबाउट टू बी इन हेड ऑफ एन हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग ऑफ राशन कार्ड। ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इसके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ अगर ये फ्लॉप देखने को मिला, मतलब इसके अंदर कमी देखने को मिली, तो आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टेट विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज द एग्जिस्टिंग मशीनरी और सेट अप सेपरेट मैकेनिज्म। कॉस्ट ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड FPS डिक्लेयर्स मार्जिन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी स्टेट्स को एग्जिस्टेंस का इन द मीटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द स्टेट। मतलब जो भी फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसमें जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर एन डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू PDS। सोशल ऑडिट होगी इसकी, सेटिंग अप ऑफ एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाएगी इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को देखने के लिए। फूड सिक्योरिटी अलाउंस की बात करें, प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू एंटाइटल्ड बेनिफिशरीज इन केस ऑफ ए नॉन सप्लाई फॉर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स और मील्स। पेनल्टी क्या होगी अगर ये नहीं मिला तो? प्रोविजन फॉर पेनल्टी ऑन पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटी टू बी इम्पोज बाय द स्टेट फूड कमीशन, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है जिसको इसका कोटा दिया गया है कि वो इसको क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, उसने अगर इस चीज़ को नहीं प्रोवाइड कराया तो स्टेट फूड कमीशन उस पर क्या लगा सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है इन केस ऑफ फेलर टू कंपाइल विद द रिलीफ रिकमेंडेड बाय। अब हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है जिसे हम ड्रोन्स भी बोलते हैं। तो अभी केरला के फार्मर ने यूज़ किया है अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स को इन हिज प्लांटेशन में और अपना आइडिया शेयर किया है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और ऑफिसर्स के साथ। अब हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, ड्रोन्स के बारे में। तो चलिए ड्रोन्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ड्रोन्स की बात करें तो हम इन्हें अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, जिनको हम कॉमनली बोला जाता है जिनको ड्रोन। ये एक एयरक्राफ्ट है विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, मतलब इनके अंदर कोई ह्यूमन पायलट नहीं है, ये कंप्यूटराइज्ड ही कंट्रोल होते हैं, ना कोई क्रू मेंबर है ना कोई पैसेंजर है ऑन बोर्ड। UAR एक कंपोनेंट है अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के जो इंक्लूड्स करता है ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद द UAE।
फ्लाइट ऑफ यूएई में ऑपरेट अंडर रिमोट कंट्रोल बाय ह्यूमन ऑपरेटर। सिंपल सी बात है, जब इसको कोई कंट्रोल नहीं कराएगा तो ये किससे कंट्रोल होगा? ह्यूमन ऑपरेटर से कंट्रोल होगा, रिमोट के द्वारा। और इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और विद वेरियस डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी सच एज ऑटो पायलट असिस्टेंस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। अप टू फुल्ली ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जिसको लाया गया है दैट हैव नो प्रोविजन फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं देखी गई है। यूएवी की बात करें तो ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था 20th सेंचुरीज़ में मिलिट्री मिशंस के लिए, जिसका नाम था डल, डर्टी और डेंजरस फॉर ह्यूमंस, एंड बाय 21st दे हैड बिकम एसेंशियल एसेस टू मोस्ट मिलिट्रीज। तो 21 सेंचुरी की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा मिलिट्री के अंदर। एज कंट्रोल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव एंड कॉस्ट फेल, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी कॉस्ट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, इसका यूज़ एक्सपेंड हो रहा है बहुत सारी मैनी नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस में। इसके अंदर फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग भी आती है, एरियल फोटोग्राफी भी आती है, प्रोडक्ट डिलीवरीज भी आती है। अभी कोविड-19 में हमने क्या करा था, इससे वैक्सीन को डिलीवर किया था। एग्रीकल्चर आती है, पुलिसिंग आती है, सर्वेलेंस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन आता है, इंटरटेनमेंट आता है, साइंस आती है और स्मगलिंग और एंड ड्रोन एग्रेशिंग भी होती है। अर्ली ड्रोन्स की बात करें, मतलब ड्रोन्स की हिस्ट्री क्या है, तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड यूज़ ऑफ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर वार फाइटिंग अकर्ड इन जुलाई 1849। मतलब इतना पहले इसको यूज़ किया था, 1849 में इसका यूज़ हुआ था वार फाइटिंग में। विद ए बैलून कैरियर था इसके साथ, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था। इन द फर्स्ट ऑफेंसिव यूज़ ऑफ ए पावर इन नेवल एविएशंस, ऑस्ट्रेलियन फोर्सिंग बिसाइजिंग वेनिस वेनिस attempted to launch some 20 incendiary balloons at the Byzantine city। बैलून्स को लॉन्च किया गया था लैंड से, हावेवर समवार कुछ लॉन्च किए गए थे एसएमएस वोल्केनो से। एटलीस्ट वन बॉम्ब फेल हुआ सिटी में, हावेवर ड्यू टू वाइंड चेंजिंग आफ्टर लॉन्च, मतलब जब इसको लॉन्च किया गया तो हवा चेंज हो गई, सारे के सारे बैलून क्या हो गए, टारगेट से मिस कर गए। अब इसकी एप्लीकेशन भी हमें देखनी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। क्योंकि मेंस में आपसे सबसे ज़्यादा क्या पूछी जाएंगी, एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी। जनरली अगर इसको यूज़ किया गया जाए तो ये रिक्रिएशन, डिजास्टर रिलीफ, आर्कियोलॉजी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम एंड टेररिज्म, कमर्शियल में अगर बात करें तो एरियल सर्वेलेंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, फिल्म मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, शूटिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, जर्नलिज्म में यूज़ हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च में, सर्विंग में, कार्गो ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो सकता है, माइनिंग में यूज़ हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सकता है, फॉरेस्ट्री में, सोलर फार्मिंग में यूज़ हो सकता है, थर्मल एनर्जी, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है। वारफेयर की बात करें तो अगर देखें तो अनमेन्ड कम्बैट एयर एरियल व्हीकल्स, लॉटरिंग म्यूनिटिशंस और अनमेन्ड सर्वाइलेंस और रिकॉनेशियंस एरियल व्हीकल्स, मिनिएचर्स, यूएई माइक्रो एयर व्हीकल्स एंड टारगेट ड्रोन्स में भी यूज़ हो सकता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि जिस भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। यूएवी की बात करें तो इसको आसानी से हाईजैक किया जा सकता है और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसको दे कैन ऑल्सो ट्रांसपेस इनटू ऑथराइज एरिया सच एज दे कैन ऑल्सो ट्रांसपास इनटू ऑथराइज एरिया सच एज एयरपोर्ट्स एंड मिलिट्री जोन्स। मतलब ये आसानी से कहाँ से पास हो सकते हैं, मिलिट्री एरिया से जा सकते हैं, मिलिट्री जोन से जा सकते हैं, एयरपोर्ट से जा सकते हैं। वाइल कन्वीनियंस सर्वेलेंस इज एन एडवांटेज यूज ऑफ ड्रोन्स, इट कैन बिकम ए डिसएडवांटेज विद सेवियल कंसेंस व्हेन ड्रोन बाय द थर्ड पार्टीज। मतलब इसको अगर थर्ड पार्टीज़ के द्वारा यूज़ किया जाएगा तो इसके सेवरल क्या देखने को मिलेंगे, डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। अब हमने ड्रोन्स के बारे में पूरी हिस्ट्री कवर कर ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल में। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम अपनी प्राइवेट हेल्थ को ठीक करें और किस तरीके से उसको प्राइवेट हेल्थ को क्या करें, संकट से बाहर निकालें। तो ये एडिटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको रीड कर सकते हैं वोकेबलरी के लिए, डाटा के लिए, या आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइवेट हेल्थ को लेकर। तो इंडिया की रैंक की बात करें तो पुअरली ऑन मल्टीपल हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स में इंडिया की रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे इंडिया ने क्या करा है, प्राइवेट हेल्थ पर
सिर्फ अपनी जीडीपी का 1.28% ही खर्च किया है। और शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेडिकेटेड टू हेल्थ 4.8% रिमेन एकिन टू पुअरेस्ट कंट्रीज। मतलब ये देखने को मिला है कि पुअरेस्ट से पुअरेस्ट कंट्रीज़ ने अपने प्राइवेट हेल्थ केयर पर 4.8% के एवरेज से खर्चा किया है, जबकि हमने कितना किया है 1.28% जीडीपी का। रिमेन per capita health spending growth has not kept pace with rising incomes. Private spending still constitute nearly 60% of our overall expenditure on health। मतलब जो प्राइवेट स्पेंडिंग देखने को मिलेगी वो 60% देखने को मिली है। मतलब गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया है प्राइवेट हेल्थ को लेकर। दिस इज़ ड्राइवन बाय द डोमिनेंट रोल ऑफ द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। ये क्या है, डोमिनेंट रोल देखने को मिलेगा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का। Yet the discourse on addressing high healthcare costs remains limited to what the government can be do to share the personal expenditure burden. It automatically becomes an issue of increasing government spending to reduce personal spending। ये क्या देखने को मिला है कि ये हमेशा ही इशू देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा एफर्ट नहीं किए हैं इसको लेकर कि पर्सनल स्पेंडिंग को रिड्यूस किया जाए और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई जाए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट हेल्थ केयर के अंदर। डिस्पर्स सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडिया में एक इन एक्सोरबीज डिस्पर्स देखने को मिलेगा, मतलब बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। विद मार्क इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलेंगे इसके अंदर बिटवीन रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में। एंड वाइड स्प्रेड मार्केट फेलियर देखने को मिलेगा इसके अंदर। क्रिएटिंग ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क फॉर प्रोवाइडर्स लाइक हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMO which can be regulated easily has been evolved in a recently policy pronouncement। However, unlike in the US where managed care models arose in a response to cost pressures। ये आपको ज़्यादा इसमें नहीं देखना। अब हमने क्या पढ़ लिया प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब हमने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं क्योंकि एक तो एडिटोरियल का पेज ही नहीं आता, वो ग्राउंड जीरो की न्यूज़ आई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो 9th पेज पर दिया गया है। इसमें भी क्या करा है, कैबिनेट ने अप्रूव्स कर दिया है 1 रैंक 1 पेंशन को। उसको रिवाइज़ किया गया है किसके लिए, जो एक्सपीरियंस पर्सनस है, वेटरन्स हैं, उनके लिए क्या किया गया है, अभी 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज़ किया गया है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। तो चलिए 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करें तो इसको हम सेम पेंशन भी बोलते हैं और सेम रैंक फॉर सेम लेंथ ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 रैंक 1 पेंशन है तो है 1 पेंशन, उससे डेट ऑफ रिटायरमेंट पे मतलब एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ एन इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड वेटरन्स। मतलब जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक्सपीरियंस पर्सनस हैं उनकी हमेशा ही डिमांड रही है 1 रैंक 1 पेंशन की। द डिमांड फॉर पे पेंशन इक्विटी विच अंडरलाइंस द OROP concept was provoked by the experts decision by the Indira Gandhi led Indian National Congress government in 1973, 2 years after the historical victory in 1971। मतलब जब 1971 में बांग्लादेश वार हुआ था उसके 2 साल बाद in 1986 the sense of unease and distrust propelled by the third central pay commission was exacerbated by the Rajiv Gandhi led Indian National Congress गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट रैंक पे। तो ये कब का आपको पेंशन देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी 1986 की राजीव गांधी गवर्नमेंट की पेंशन देखने को मिलेगी। उनके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे रैंक पे को, जो रिड्यूस करेगा बेसिक पे ऑफ कैप्टन मेजर इट कॉलोनियल्स एंड ब्रिगेडियर्स को एंड देयर इक्विवेलेंट इन द एयरफोर्स। उनका इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, सब समान देखने को मिलेंगे एयरफोर्स के अंदर। एंड द नेवी रिलेटिव्स टू बेसिक पे, नेवी को भी बेसिक पे दिया जाएगा। इस केस ऑफ सिविलियन एंड पुलिस ऑफिसर्स को चैप्टर 28 पैरा 28.13 इसका ये बताता है। डिसीजंस टू रिड्यूस द बेसिक पे ऑफ दिस रैंक्स इम्प्लीमेंटेड विदाउट कंसल्टिंग द आर्म्ड फोर्स। और ये क्या कर दिया, डिसीजन भी ले लिया कि वो बेसिक पे को रिड्यूस कर देंगे ऑफ दिस रैंक्स की, इम्प्लीमेंट कर दिया इस चीज़ को बिना आर्म्ड फोर्सेस से कंसल्टेट करते करा भी नहीं, बिना आर्म्ड फोर्सेस के कंसल्टेट भी नहीं करा उनसे, और फिर इसको क्या कर दिया, डिसीजन भी इसका ले लिया। created radicals asymmetrics between police military ranks, affected the pay and pension of the tens of thousands of officers and veterans,
Short 2 decades of a contentious litigation by veterans, it became a lingering cause of a distrust between the armed forces veterans and the MOD, which the government did little to ameliorate. 2008 की बात करें तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से थी, यूपीए से थी, इन द वेक ऑफ 16 सेंट्रल पे कमीशन आया, 6 पे 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो यूपीए से थी यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से थी, और जब उसने क्या देखा, 6th सेंट्रल पे कमीशन आया, तो फिर सैलरीज बढ़ाने की बात करी, पेंशन्स को बढ़ाने की बात करी, डिस्कार्ड कर दिया उसने कंसेप्ट ऑफ रैंक पे, मतलब रैंक पे का उसने क्या करा, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इंस्टेड इंट्रोड्यूस ग्रेड पे, और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्रेड पे को यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया। एंड पे बैंड्स विच इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रैंक, और उन्होंने पे बैंड्स को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ रैंक। पे एंड पेंशन एसिमेट्रिक्स कॉज बाय द रैंक पे dispensions and reinforce existing asymmetricals. The debasings of an armed forces of ranks was accompanied by the decision in 2008 to create hundreds of new posts of secretaries. इसके अंदर क्या कही, 100 ऑफ न्यू पोस्ट तैयार होंगी सेक्रेटरीट्स की, स्पेशल सेक्रेटरीज की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, डीजीपीज की, एट द अपेक्स ग्रेड पे लेवल्स टू एंश्योर दैट ऑल सिविलियंस पुलिस ऑफिसर including defense civilians officer retire the highest pay grade with the apex pay grade pensions with 1 rank 1 pay। तो इसके अंदर क्या करा मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, ग्रेड पे को इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड ऑफ एन पे बॉन्ड्स। अब हमने 1 rank 1 पे के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि सैटरडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या क्या ऐड हो सकता है वीडियो में। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।